कॉन्टिनेंट्स हमारे अर्थ के सरफेस का 29% पार्ट कवर करते हैं और ओशियन 71%। आज हमारे अर्थ पर 7 कॉन्टिनेंट और 5 ओशियंस हैं। बट क्या आप जानते हैं, हमेशा से ऐसा नहीं था। मीन्स आज हमें कॉन्टिनेंट्स जिस पोजीशन में नजर आते हैं वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। अगर आप अटलांटिक ओशन की शोर लाइन को ऑब्जर्व करें तो ऐसा लगता है कि इन कॉन्टिनेंट्स को एक दूसरे के साथ फिट किया जा सकता है। ऐसे बहुत से साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ ऐसा ही ऑब्जर्व किया। उनके अकॉर्डिंग अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका जो आज अलग नजर आते हैं, हो सकता है कि ये एक ही हो। मीन्स अर्थ पर 7 कॉन्टिनेंट ना होकर केवल एक ही कॉन्टिनेंट हो। फर्स्ट टाइम ऐसा होने की पॉसिबिलिटी को शो किया 1596 में एक डच मैप मेकर अब्राहम ऑर्टिलियस ने। इसके बाद एंटोनियो पेलेग्रिनी ने एक मैप को ड्रॉ किया जिसमें उन्होंने 3 कॉन्टिनेंट्स को एक साथ जोड़ कर दिखाया। बट इस आर्ग्यूमेंट को आगे लेकर आए एल्फ्रेड वेगनर और इसी को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने दी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। आज के इस वीडियो में हम इसी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में जानेंगे और बात करेंगे उन एविडेंसेस के बारे में जो कि इस थ्योरी को प्रूफ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एल्फ्रेड वेगनर जो कि एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे, 1912 में उन्होंने कॉन्टिनेंट और ओशियन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जो थ्योरी दी उसे कहा जाता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग 240 मिलियन ईयर अगो हमारे अर्थ पर सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसे कहा जाता था पेंजिया, और इसके चारों ओर फैला एक ही मेगा ओशियन था जिसका नाम था पैंथलासा। करीब 200 मिलियन ईयर अगो इस सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया ने स्प्लिट करना शुरू कर दिया। पेंजिया पहले डिवाइड हुआ 2 लार्ज कॉन्टिनेंट्स में। इसके नॉर्दर्न साइड में शामिल थे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया जिसे कहा जाता था लोरेशिया। इसी तरह से साउदर्न पार्ट में शामिल थे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, और इसे कहा गया गोंडवाना लैंड। लोरेशिया और गोंडवाना लैंड को सेपरेट करता था एक शैलो सी जिसे कहा जाता था टेथिस सी। लोरेशिया और गोंडवाना लैंड ने धीरे धीरे स्मॉलर कॉन्टिनेंट में ब्रेक होकर ड्रिफ्ट होना शुरू कर दिया और इसीलिए इस थ्योरी को नाम दिया गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ड्रिफ्ट और ब्रेक होने की वजह से ही आज हमें प्रेजेंट में 7 कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलते हैं। एल्फ्रेड वेगनर के द्वारा ऐसे बहुत से एविडेंसेस दिए गए जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि नंबर 1 द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट मींस जिग्सॉ फिट। आप में से बहुत ने ये गेम जरूर खेला होगा। अगर आप लोग अफ्रीका और साउथ अमेरिका की शोर लाइन मींस तटों की रेखा को ऑब्जर्व करें तो पता चलता है कि इन्हें आपस में जोड़ा जा सकता है। 1964 में बुलार्ड ने, जो कि एक जियोफिजिस्ट थे, उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्राम को यूज कर एक मैप प्रोड्यूस किया जिसमें उन्होंने 1000 फैथम लाइंस को यूज कर सभी कॉन्टिनेंट्स को फिट होते हुए रिप्रेजेंट किया। फैथम लाइन ऐसी यूनिट है जिससे वाटर की डेप्थ को मेजर किया जाता है। ओशन की डेप्थ को रिमूव कर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए इन कॉन्टिनेंट्स को एक साथ प्रेजेंट किया गया। नंबर 2 रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशन मींस सेम एज और टाइप्स के रॉक का डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में मिलना। साइंटिस्ट को ऐसे कई रॉक्स मिले हैं। ये रॉक्स करीब 2000 मिलियन ईयर्स पुरानी है जो ब्राजील और वेस्टर्न अफ्रीका के कोस्ट से प्राप्त हुए हैं। इन रॉक्स के मैच होने से पता चलता है कि ये कॉन्टिनेंट एक टाइम पर आपस में जुड़े हुए थे। बट हमें कैसे पता चलता है कि ये रॉक्स इतनी पुरानी है? ये जानने के लिए साइंटिस्ट यूज करते हैं रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड। इस प्रोसेस के जरिए रॉक्स की एज पता लगाई जाती है। इन कॉस्ट पर सेम काइंड ऑफ मरीन डिपॉजिट भी देखने को मिलते हैं। माना जाता है कि ये डिपॉजिट जुरासिक एज के हैं। इन सब एविडेंसेस से आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं कि आज जो ओशियंस हमें नजर आते हैं वो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। कॉन्टिनेंट्स के स्प्लिट होकर ड्रिफ्ट हो जाने से ये ओशियंस आज हमें प्रेजेंट पोजीशन में दिखाई देते हैं। नंबर 3 टिलाइट। ये एक सेडिमेंट्री रॉक है जिनका फॉर्मेशन ग्लेशियर के डिपॉजिट से हुआ है। इंडिया में पाए जाने वाले सेडिमेंट्स को गोंडवाना सिस्टम कहा जाता है। यहाँ पाए जाने वाले रॉक्स के सिमिलर रॉक्स साउदर्न हेमिस्फीयर के 6 डिफरेंट लैंड मासेस में पाए गए हैं। और अगर हम इस गोंडवाना लैंड के बेस पर जाएं तो हमें थिक टिलेट रॉक मिलती है जिनका फॉर्मेशन काफी लंबे टाइम तक होने वाले ग्लेशिएशन से हुआ है। ग्लेशिएशन मींस आइस शीट्स का लैंड के सरफेस पर मूवमेंट होना और उनके अंदर सेडिमेंट्री रॉक्स का होना जिन्हें टिलाइट कहा जाता है। ये रॉक्स इंडिया के गोंडवाना लैंड, अफ्रीका, फॉकलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया से पाई गई हैं। इससे पता चलता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है।
ये सारे हिस्से कभी ना कभी एक साथ जुड़े हुए थे जो गोंडवाना लैंड का पार्ट थे, क्योंकि इन डिफरेंट लैंड मासेस पर पाए जाने वाले रॉक्स की एज सेम है। नंबर 4, प्लेसर डिपॉजिट। सेडिमेंटेशन के दौरान जब रॉक्स से मिनरल निकलकर दूसरी जगह पर शिफ्ट कर जाते हैं तो उसे प्लेसर डिपॉजिट कहा जाता है। मींस जिस रॉक से उन मिनरल्स का ओरिजिन हुआ है वो उस रॉक से कहीं दूर जाकर सेटल हो जाते हैं। अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पर लोकेटेड है घाना, जहां बहुत सारे गोल्ड डिपॉजिट पाए गए हैं। बट जिन रॉक्स से इस गोल्ड का ओरिजिन हुआ है वो पाए गए हैं ब्राजील में। इससे पता चलता है कि ये दोनों रीजन एक वक्त पर आपस में जुड़े हुए थे। नंबर 5, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स से हमारा मतलब है डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। अगर हम बात करें लैमूर्स की तो ये इंडिया, मेडागास्कर और अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। अब ये तीनों जगह एक दूसरे से काफी दूर हैं, तो ये लैमूर इन तीनों रीजन में पहुंचे कैसे? तो ऐसा कहा गया है कि लैमूरिया नामक एक लैंडमास जो कि इन तीनों लैंडमास को आपस में जोड़ता था। इसके अलावा मेसोसॉरस जो कि स्मॉल रेप्टाइल था, उसके स्केलेटन साउथ अफ्रीका के साउदर्न केप प्रोविंसेस और ब्राजील के इरावर फॉर्मेशन से मिले हैं, जबकि ये दोनों रीजन एक दूसरे से 4800 किलोमीटर दूर है। तब भी सिमिलर स्पीसीज के रिमेन्स पाए जाना प्रूफ है कि ये लैंडमास एक ही हुआ करता था। ये थे एल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिए गए कुछ एविडेंसेस। इन एविडेंसेस के थ्रू एल्फ्रेड वेगनर ने ये तो प्रूव किया कि ये लैंडमास आपस में जुड़े हुए थे। बट यहाँ से रेज होता है एक और क्वेश्चन कि ऐसे कौन से रीजन थे जिस वजह से पेंजिया कॉन्टिनेंट टूटकर ड्रिफ्ट होना शुरू हो गया था? तो ऐसा होने के एल्फ्रेड वेगनर 2 फोर्सेस बताते हैं। नंबर 1, पोलर फ्लिंग फोर्स और नंबर 2, टाइडल फोर्स। पोलर फ्लिंग फोर्स रिलेटेड है अर्थ के रोटेशन से। हम जानते हैं हमारे अर्थ का शेप परफेक्ट स्फीयर नहीं है। अर्थ के अपने एक्सिस पर रोटेशन होने की वजह से अर्थ के इक्वेटर पर एक बल्ज डेवलप हुआ है और इसी बल्ज की वजह से एक आउटवर्ड फोर्स लगता है। यही आउटवर्ड फोर्स एक लंबे समय में शायद कॉन्टिनेंट प्लेट को तोड़ देता है। वेगनर के अकॉर्डिंग अर्थ के रोटेशन की वजह से कॉन्टिनेंट ने स्प्लिट कर ड्रिफ्ट करना शुरू कर दिया। उनके अकॉर्डिंग दूसरा फोर्स है टाइडल फोर्स, जो आप सभी ने जरूर पढ़ा होगा। टाइडल फोर्स जनरेट होते हैं सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। वेगनर के अकॉर्डिंग ओशन वाटर में टाइड्स आते हैं। इसी टाइडल फोर्स की वजह से पेंजिया ने स्प्लिट कर ड्रिफ्ट करना शुरू कर दिया। पर ऐसा होने में एक दिन नहीं बल्कि मिलियन ईयर्स लगे। बट बहुत से स्कॉलर्स ने कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट होने के इन रीजंस को इनएडिक्वेट माना और इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कॉन्टिनेंट्स के ड्रिफ्ट होने के रीजंस का पता लगाने के लिए जो डिस्कवरीज की गई उन्हें कहा गया पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज के बारे में जानेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कन्वेक्शनल करंट थ्योरी और मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हुए थे या नहीं, इसे जानने के लिए साइंटिस्ट के द्वारा इन कॉन्टिनेंटल एरियाज से बहुत से एविडेंसेस को कलेक्ट किया गया, जिनके बारे में हम लास्ट वीडियो में जान चुके हैं। बट सबसे इंटरेस्टिंग ये था कि अब तक जितने भी एविडेंसेस को कलेक्ट किया गया वो सभी कॉन्टिनेंट्स के ऊपर मौजूद थे, जैसे कि 2 या 2 से ज्यादा कॉन्टिनेंट्स पर सेम टाइप के फ्लोरा, फाउना या उनके फॉसिल्स का मिलना या फिर टेलीट्रॉप का मिलना। बट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सी नई डिस्कवरीज की गई, जिसने जियोलॉजिकल लिटरेचर में नई इन्फॉर्मेशन को ऐड कर दिया, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द ओशन फ्लोर मैपिंग। मींस समुद्र के तल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और उसकी मैपिंग करना। इस तरह की डिस्कवरीज ने ओशन और कॉन्टिनेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन में हो रही स्टडी में एक नया डायमेंशन प्रोवाइड किया, जिसमें फर्स्ट थ्योरी आती है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। आर्थर होम्स जो कि एक इंग्लिश जियोलॉजिस्ट थे, 1930s में उन्होंने कन्वेक्शन करंट को लेकर थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि कन्वेक्शन करंट कॉन्टिनेंट के ड्रिफ्ट होने का रीजन हो सकते हैं। बट द क्वेश्चन इज व्हाट इज कन्वेक्शन करंट? कन्वेक्शन करंट बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, जिससे कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर भी कहा जाता है। बट ऐसा होता क्यों है? तो इसका रीजन है स्पेसिफिक गैस या फ्लूइड में टेम्परेचर और डेंसिटी का डिफरेंस होना, मींस डिफरेंस इन टेम्परेचर इन डेंसिटी। और ऐसा होने से हीट हायर टेम्परेचर एरिया से लोअर टेम्परेचर एरिया की तरफ मूव करती है। फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग वाटर, जब हम चाय बनाने के लिए वाटर को बॉइल करते हैं तब लोअर पोर्शन में वाटर ज्यादा गर्म होगा कंपैरिजन टू अपर पोर्शन। वार्म लिक्विड या गैस की डेंसिटी कम होती है, जिस वजह से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ राइज होना शुरू हो जाते हैं। जब वो ऊपर पहुंचते हैं तो वहां के टेम्परेचर
लोअर पोर्शन के कंपैरिजन में ठंडा है, जिस वजह से अब ये मॉलिक्यूल्स ठंडे हो जाते हैं। देन अब ये नीचे की तरफ सिंक होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कूल लिक्विड या गैस की डेंसिटी ज्यादा होती है। नीचे आने के बाद ये मॉलिक्यूल्स दोबारा वार्म होकर ऊपर की तरफ राइज होते हैं। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली इस तरह चलता रहता है और एक सर्कुलर पैटर्न ये साइकिल बनाता है, जिसे कन्वेक्शन करंट ये साइकिल कहा जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज, ये कन्वेक्शन करंट अर्थ के इंटीरियर में कैसे काम करते हैं? अब तक हम इतना जान चुके हैं कि हमारा अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर 3 मेन लेयर से मिलकर बनता है, कोर, मेंटल और क्रस्ट। बट होम्स ने उस टाइम पर अर्थ के इंटीरियर को डिवाइड किया 2 मेन लेयर्स में। अपर लेयर जिसे क्रस्ट कहा गया, देन लोअर लेयर जिसे उन्होंने नाम दिया सबस्ट्रेटम। होम्स के अकॉर्डिंग लोअर लेयर में मीन सबस्ट्रेटम में पाए जाते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे कि थोरियम, पोटेशियम, यूरेनियम, जो बहुत ज्यादा हीट को जनरेट करते हैं। और इन्हीं की वजह से लोअर लेयर में थर्मल डिफरेंस मींस टेम्परेचर में डिफरेंस देखने को मिलता है। अब इस लेयर में बहुत ज्यादा हीट होने की वजह से मैग्मा ऊपर की तरफ राइज होता है, बट राइज होने के बाद जब वो ऊपर पहुंचता है तो वो ठंडा हो जाता है, जिससे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर नीचे की तरफ सिंक हो जाता है। देन नीचे आने के बाद वार्म होकर अगेन ऊपर की तरफ राइज होता है और ये प्रोसेस कुछ इस तरह चलता रहता है। होम्स के अकॉर्डिंग कन्वेक्शन करंट का ये सिस्टम पूरे मेंटल में एग्जिस्ट करता है और इन्हीं करंट की वजह से लैंड बनती है और डिस्ट्रॉय भी होती है। डाइवर्जेंट कन्वेक्शन करंट 2 प्लेट को एक दूसरे से दूर कर देते हैं, जिससे मैग्मा बाहर आकर उस गैप को फिल कर देता है और फॉर्मेशन होता है रिजेस का। मिड अटलांटिक रिज इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। पर जब 2 करंट नीचे की तरफ जाते हैं तो वहां अर्थ का क्रस्ट डिस्ट्रॉय होता है और फॉर्मेशन होता है ट्रेंचेस का। इस फोर्स के जरिए कॉन्टिनेंट्स के ड्रिफ्ट होने के रीजंस को एक्सप्लेन किया गया और इसी के बेसिस पर कंटेम्पररी साइंटिस्ट ने अल्फ्रेड वेगनर द्वारा दिए गए फोर्सेस को डिस्कार्ड कर दिया। नेक्स्ट इज मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर। जैसा कि हम जान चुके हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ओशन के कॉन्फ़िगरेशन को लेकर डिटेल रिसर्च किया गया, जिनसे पता चला कि ओशन का फ्लोर कोई वास्ट प्लेन नहीं है, बल्कि ये फुल ऑफ रिलीफ है। मींस जहां बहुत से माउंटेन रेंजेस और डीप ट्रेंचेस भी मौजूद हैं, जो कॉन्टिनेंट मार्जिन के नियर लोकेटेड हैं। इसके अलावा मिड ओशनिक रिजेस ज्यादातर वहां पाई जाती हैं जहां मोस्टली वोल्केनो इरप्ट होते हैं, मींस जहां 2 प्लेट्स का डाइवर्जेंट हो रहा है। इन रिजेस के पास जो रॉक्स पाई जाती हैं वो कॉन्टिनेंटल एरिया में पाए जाने वाले रॉक्स से काफी यंग है, क्योंकि प्लेट्स के डाइवर्जेंट होने से लगातार नई क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। इन ओशनिक रिजेस से बराबर के डिस्टेंस पर जो रॉक्स पाई गई हैं, उनमें रिमार्केबल सिमिलैरिटीज देखने को मिली है उनके फॉर्मेशन और एज के टर्म्स में। ओशन फ्लोर की मैपिंग करने के बाद साइंटिस्ट को पता चला कि ओशन का फ्लोर कोई फ्लैट सरफेस नहीं बल्कि फुल ऑफ रिलीफ है, जहां हमें कई तरह के रिलीफ फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिटेल से। सो लेट्स स्टार्ट। ओशन फ्लोर के रिलीफ और डेप्थ के बेसिस पर उसके 3 मेजर डिवीजन किए जाते हैं। नंबर 1 कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, नंबर 2 डीप सी बेसिन्स, नंबर 3 मिड ओशनिक रिजेस। तो शुरुआत करते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन से। कॉन्टिनेंट्स का वो पार्ट जहां से शुरुआत होती है ओशियंस की, उसे कहा जाता है कॉन्टिनेंटल शोर्स। अब ऐसा रीजन जो लाई करता है कॉन्टिनेंटल शोर्स और डीप ओशनिक ट्रेंचेस के बीच कहलाता है कॉन्टिनेंटल मार्जिन। अब कॉन्टिनेंटल मार्जिन में इंक्लूड है कई और फीचर्स, जैसे कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज और डीप ओशनिक ट्रेंचेस। अब इस पिक्चर को जरा ध्यान से देखते हैं। इस पूरे एरिया को कहा जाता है कॉन्टिनेंटल मार्जिन। अब ये एरिया जहां से ओशंस की शुरुआत होती है कहलाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जिसकी बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं होती है। बेसिकली ज्यादातर आपने लोगों को यहाँ बीचेस पर सर्फिंग या वॉक करते हुए देखा होगा। देन आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। नाम से ही पता चलता है ऐसा रीजन जहां से ढलान शुरू हो जाती है। देन कॉन्टिनेंटल राइज, यानी वो पार्ट जो थोड़ा उभरा हुआ है। एट लास्ट डीप ओशनिक ट्रेंचेस, ओशन के फ्लोर का वो पार्ट जहां 2 प्लेट्स का डाइवर्जेंट हो रहा है, जिस वजह से फॉर्मेशन होता है इन ट्रेंचेस का। अब आता है सेकंड फीचर, डीप सी बेसिन्स। जब हम कॉन्टिनेंटल मार्जिन से और अंदर की तरफ जाते हैं तो वहां हमें नजर आती है डीप सी बेसिन्स, जिसकी डेप्थ काफी ज्यादा है। डीप सी बेसिन्स को कहा जाता है एबिसिल प्लेन्स। बेसिकली ये ऐसा एरिया है जो लाई करता है कॉन्टिनेंटल मार्जिन और मिड ओशनिक रिजेस के बीच। हम जानते हैं रिवर्स ओशन में जाकर मिलती हैं और ये रिवर्स कैरी करती हैं अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट, जो डिपॉजिट करती हैं एबिसिल प्लेन्स में। टर्म एबिसिल प्लेन
रेफर करता है ओशन फ्लोर के फ्लैट सरफेस की तरफ। बेसिकली ओशन का डीपेस्ट और फ्लैट पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब इन अबिसल प्लेन के आगे हमें देखने को मिलता है थर्ड फीचर, मिड ओशनिक रिजेस। ओशन के अंदर पाए जाने वाली माउंटेन्स की लंबी चेन को कहा जाता है मिड ओशनिक रिजेस। बट ओशन के अंदर इन रिजेस का फॉर्मेशन हुआ कैसे? तो इसके दो रीजन है। जब दो प्लेट्स कन्वर्ज करेंगी तो उनके सेडिमेंट्स के फोल्ड हो जाने से फॉर्मेशन होगा रिजेस का, और अगर दो प्लेट्स का डाइवर्जेंट होगा तब भी फॉर्मेशन होगा रिजेस का, क्योंकि जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं तब वोल्केनिक एक्टिविटी होती है। जब अर्थ के इंटीरियर से मैग्मा बाहर आता है तब वो इस गैप को फिल कर देता है और ठंडा होने के बाद माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। माउंटेन की सबसे लंबी चेन हमें अटलांटिक ओशन में देखने को मिलती है। तो ये था हमारे ओशन फ्लोर का कॉन्फ़िगरेशन। ओशन फ्लोर की मैपिंग के थ्रू ज्योग्राफर्स को पता चला कि ओशन का फ्लोर कोई फ्लैट सरफेस नहीं बल्कि फुल ऑफ रिलीफ है। और रॉक्स की पैलियोमैग्नेटिक स्टडीज मींस ओशन में जो रॉक्स हैं, जब उनके मैग्नेटिज्म को चेक किया गया तो इस स्टडी से बहुत सी ऑब्जर्वेशंस निकल कर आई। जब इन सब की डिटेल स्टडी की गई तो उससे निकल कर आई सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि इस थ्योरी के नाम से ही पता चलता है कि यहाँ बात होगी सी फ्लोर के स्प्रेड होने की, बट यहाँ क्वेश्चन ये है कि हमें ये पता कैसे चलता है? तो इसका आंसर है ओशन फ्लोर की मैपिंग और रॉक्स की पैलियोमैग्नेटिक स्टडीज से। ये स्टडीज ओशन रीजन के बारे में बहुत से फैक्ट्स को रिवील करती है, जैसे कि नंबर 1, इट वाज रियलाइज्ड दैट all along the mid-oceanic ridges, volcanic eruptions are common and they bring huge amount of lava to the surface in this area. लास्ट वीडियो में जब हमने ओशन फ्लोर के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा, जिससे हमें पता चला मिड ओशनिक रिजेस के बारे में, जिनका फॉर्मेशन ओशन के अंदर वोल्केनो के इरप्ट होने से होता है। वोल्केनो के इरप्ट होने से लावा कंटिन्यूसली बाहर की तरफ फ्लो करता है, जिस वजह से ओशन के अंदर फॉर्मेशन होता है न्यू लैंड का। बाहर आ जाने पर ये लावा कुछ समय के बाद ठंडा होकर ओशन फ्लोर पर सॉलिडिफाई हो जाता है, जो रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब ज्योग्राफर्स के द्वारा इन रॉक्स की स्टडी की गई तो उन्हें पता चला द रॉक्स इक्विडिस्टेंस ऑन ईदर साइड्स ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द मिड ओशनिक रिजेस शो रिमार्केबल सिमिलैरिटीज इन टर्म्स ऑफ पीरियड ऑफ फॉर्मेशन। मींस इन मिड ओशनिक रिजेस के दोनों साइड के इक्वल डिस्टेंस पर जो रॉक्स मिले हैं उनमें बहुत सी सिमिलैरिटीज हैं, जैसे कि इन रॉक्स की केमिकल कंपोजिशन और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से पता चलता है कि इनका फॉर्मेशन एक ही टाइम पर हुआ है। रॉक्स जो मिड ओशनिक रिजेस के काफी क्लोज हैं, वो काफी यंग है, मींस जिनका फॉर्मेशन कुछ सालों पहले हुआ है। जबकि जैसे जैसे हम इन मिड ओशनिक रिजेस से दूर जाते हैं तो इन रॉक्स की एज भी इंक्रीज होती है, क्योंकि ये वो रॉक्स हैं जिनका फॉर्मेशन यंग रॉक से काफी पहले हो चुका है। Then geographers को ये भी पता चला the ocean crust rocks are much younger than the continental rocks। इस ओशन क्रस्ट पर पाए जाने वाली रॉक्स कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से काफी ज्यादा यंग है, जैसे कि ओशनिक क्रस्ट पर पाए जाने वाली रॉक्स की एज 200 मिलियन ईयर्स से ज्यादा नहीं है, जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पर पाए जाने वाली कुछ रॉक्स 3200 मिलियन ईयर्स ओल्ड हैं। इसका मतलब है कॉन्टिनेंटल रॉक्स काफी ज्यादा पुरानी है, जबकि ओशनिक रॉक्स इनके रिलेटिवली काफी यंग है। अब इसके पीछे क्या रीजन है? तो इसका रीजन है द सेडिमेंट्स ऑफ द ओशन फ्लोर आर अनएक्सपेक्टेडली वेरी थिन। मींस ओशन फ्लोर पर पाए जाने वाले सेडिमेंट्स काफी ज्यादा थिन है। ओशन फ्लोर की स्टडी करते टाइम साइंटिस्ट को एक्सपेक्टेशन थी कि अगर ओशन फ्लोर कॉन्टिनेंट्स जितने पुराने हैं तो ओशन फ्लोर में लार्ज अमाउंट में सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होगा, बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट काफी समय पहले बन चुकी थी, जिस वजह से यहाँ सेडिमेंट का डिपोजिशन ज्यादा है, जैसे कि एक्सटेंसिव प्लेन जिनका फॉर्मेशन एलुवियल सॉइल के डिपोजिशन से हुआ है। बट ओशनिक क्रस्ट पर वोल्केनिक इरप्शन होने से नई रॉक्स बनती रहती हैं, जिस वजह से ये यंग है और ओशन फ्लोर का कोई भी सेडिमेंट 200 मिलियन ईयर्स यानी 20 करोड़ साल से ज्यादा पुराना नहीं है। इसके अलावा भी ज्योग्राफर्स की एक और ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि द डीप ट्रेंचेस हैव डीप सीटेड अर्थक्वेक ऑक्यूरेंस व्हाइल इन द मिड ओशनिक रिजेस एरिया द क्वेक फोकाई हैज शैलो डेप्थ। मींस ओशन के अंदर पाए जाने वाले डीप ट्रेंचेस जहां पर चट्टानें डिस्ट्रॉय हो रही हैं, या कहा जा सकता है जहां एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे सबडक्ट होकर डिस्ट्रॉय हो रही है, वहां पर इंटेंस अर्थक्वेक ऑरिजिनेट होते हैं।
बट जहां पर मिड ओशनिक रिजेस हैं वहां अर्थक्वेक का फोकस बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं है, जिस वजह से अर्थक्वेक बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से ओरिजिनेट नहीं होते हैं। जब मिड ओशनिक रिजेस के दोनों साइड्स के रॉक्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को चेक किया गया तो इसी के बेसिस पर 1961 में हैरी हेस ने अपनी थ्योरी दी और इसी के हाइपोथेसिस को कहा गया सी फ्लोर स्प्रेडिंग। हेस के अकॉर्डिंग वोल्केनो के कांस्टेंट इरप्शन से ओशनिक क्रस्ट में रप्चर होता है और न्यू लावा बाहर आता है, जो अलग अलग जगह पर ओशनिक क्रस्ट में रप्चर यानी क्रैक्स के अंदर जमा हो जाता है, जिससे ओशनिक क्रस्ट एक्सपेंड होती है और ऐसा होने से ही सी फ्लोर स्प्रेड होता है। एक्सपेंड होने से जब ये ओशनिक क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से टकराती है। अब यहाँ पर यह भी जानना बेहद जरूरी है कि ओशनिक क्रस्ट की डेंसिटी ज्यादा होती है जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की कम, और जब दो डिफरेंट डेंसिटी वाली प्लेट्स एक दूसरे से टकराती है तो हैवी प्लेट लाइटर प्लेट के नीचे सबडक्ट कर जाती है। मींस इस केस में ओशनिक क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे सबडक्ट करेगी। अब क्रस्ट के नीचे लावा होने की वजह से ये ओशनिक क्रस्ट मैग्मा में कन्वर्ट होकर डिस्ट्रॉय हो जाती है। देन ये मैग्मा अगेन बाहर की तरफ फोर्स लगाता है और वोल्केनो के इरप्ट होने पर बाहर आ जाता है, जिससे फॉर्मेशन होगा मिड ओशनिक रिजेस का और न्यू लैंड का। तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट सी फ्लोर स्प्रेडिंग का, जो दिया गया हैरी हेस के द्वारा। अब इस कॉन्सेप्ट के बाद ओशन और कॉन्टिनेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर और स्टडी की गई और इस बार 1967 में ये किया गया मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन के द्वारा। इन्होंने इंडिपेंडेंटली अवेलेबल आइडियाज को कलेक्ट किया और एक और कॉन्सेप्ट को लेकर आए जिसे कहा गया प्लेट टेक्टोनिक्स। बट ये है क्या? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स को डिटेल से। सो लेट्स स्टार्ट। टेक्टोनिक प्लेट्स, जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है, बेसिकली हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रॉडली डिवाइड करते हैं 3 मेन लेयर्स में, जो है कोर, मेंटल और क्रस्ट। अब अपर मेंटल और क्रस्ट से मिलकर बनता है लिथोस्फेयर, जिस पर लाया करते हैं हमारे ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, और इस स्लैब को ही टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। ये काफी ज्यादा मैसिव है और इन सॉलिड रॉक्स की शेप इर्रेगुलर होती है। अब एक बार ध्यान से देखिए, ये है कोर और ये है मेंटल, जिसके अपर पोर्शन पर लाया करता है थिक लावा, जिस पर ये लिथोस्फेरिक स्लैब्स फ्लोट करती हैं, और ये प्लेट्स एस्ट्रोस्फेयर के अपर पोर्शन पर हॉरिजॉन्टली मूव करती रहती हैं। मेनली एक ही प्लेट पर लाया करते हैं ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, बट कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की थिकनेस ओशनिक प्लेट से ज्यादा होती है। जैसे कि ओशनिक पार्ट पर इसकी थिकनेस 5 to 100 किलोमीटर, जबकि कॉन्टिनेंटल एरियाज में इसकी थिकनेस 200 किलोमीटर तक हो सकती है। अब यहाँ पर आता है एक और क्वेश्चन कि हम किसे कॉन्टिनेंटल प्लेट बोले और किसे ओशनिक प्लेट। तो ये डिपेंड करता है कि वो प्लेट किसका लार्जर पोर्शन ऑक्यूपाई करती है। फॉर एग्जाम्पल पैसिफिक प्लेट, जिसे ओशनिक प्लेट कहा जाता है क्योंकि उसका लार्जर पोर्शन ऑक्यूपाई करता है ओशियन, जबकि यूरेशियन प्लेट है कॉन्टिनेंटल प्लेट क्योंकि उसका लार्जर पोर्शन कवर करता है कॉन्टिनेंट को। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी प्रपोज करती है कि हमारा अर्थ का लिथोस्फेयर 7 मेजर और बहुत सी माइनर प्लेट्स में डिवाइडेड है। अब इन मेजर प्लेट्स के चारों ओर है यंगफोल्ड माउंटेन, रिजेस, ट्रेंचेस एटसेट्रा। ये 7 मेजर प्लेट्स हैं। अंटार्कटिका, जिसके चारों तरफ है ओशनिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीका विद ईस्टर्न अटलांटिक फ्लोर प्लेट, और 7th है यूरेशियन और उसके एडजेसेंट ओशनिक प्लेट। इनके अलावा कुछ माइनर प्लेट्स हैं। कोकोस प्लेट, जो लाया करती है बिटवीन सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट, नाज़का प्लेट बिटवीन साउथ अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट, अरेबियन प्लेट, जो मोस्टली कवर करती है सऊदी अरेबियन लैंडमास को, फिलीपीन प्लेट, जो लाया करती है बिटवीन एशियाटिक एंड पैसिफिक प्लेट, कोरोलाइन प्लेट बिटवीन फिलीपींस एंड इंडियन प्लेट, एट लास्ट फूजी प्लेट, जो लाया करती है नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये सिर्फ कुछ ही नाम है, इनके अलावा भी बहुत सी माइनर प्लेट्स हैं। अब अगर अपनी अर्थ की हिस्ट्री की बात करें तो ग्लोब पर लाया करने वाली ये प्लेट कॉन्स्टेंटली मूव करती आई हैं। अगर एक बार वेगनर की थ्योरी पर आए तो उनका कहना था कि कॉन्टिनेंट्स मूव करते हैं, बट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग
ये कॉन्टिनेंट्स पार्ट है इन प्लेट्स का। बेसिकली ये प्लेट्स मूव करती हैं। अब जियोलॉजिकल पास्ट में भी ये प्लेट्स मूव करती आई हैं, जिस वजह से आज हमें ये प्लेट्स प्रेजेंट फॉर्म में नजर आती हैं और ये मूवमेंट आज भी कंटिन्यू है। इसलिए फ्यूचर में भी इन प्लेट्स का मूवमेंट होता रहेगा। वैगनर के अकॉर्डिंग पहले सिर्फ एक कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता था जिसका नाम था पेंजिया, बट बाद में जो डिस्कवरीज हुई उनसे पता चलता है कि जियोलॉजिकल पीरियड के दौरान ये प्लेट्स अलग अलग थी। देन ये डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स कन्वर्ज करते हैं और इसका ही रिजल्ट था पेंजिया। अब साइंटिस्ट ने इसका पता लगाने के लिए यूज किया पैलियोमैग्नेटिक डेटा को, जिससे पता चलता है कि डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड में ये लैंडमार्क्स कहाँ एग्जिस्ट करते थे। फॉर एग्जांपल इंडियन सबकॉन्टिनेंट, मेनली पेनिनसुलर इंडिया की पोजीशन का पता लगाने के लिए नागपुर एरिया से मिले रॉक्स को एनालाइज किया गया। अब इन टेक्टोनिक प्लेट्स को जानने के बाद आते हैं इन प्लेट्स की बाउंड्रीज पर। बेसिकली ये प्लेट्स 3 मेन टाइप्स की बाउंड्रीज बनाती हैं: डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। सबसे पहले आते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पर। ऐसी साइड्स जहां दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं वो बनाती हैं डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर होती हैं तो इस साइड को कहा जाता है स्प्रेडिंग साइड्स। मेनली ज्यादातर जब भी ऐसा होता है तो इनके बीच में नया क्रस्ट जनरेट होता है, क्योंकि अर्थ के अंदर प्रेजेंट लावा बाहर आकर इस गैप को फिल कर देता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मिड अटलांटिक रिज, जिनका फॉर्मेशन अमेरिकन प्लेट का यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट के सेपरेट होने से हुआ है। नेक्स्ट इज कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। अब जहां क्रस्ट डिस्ट्रॉय होता है, मींस जब एक प्लेट दूसरे क्रस्ट के नीचे सबडक्ट कर जाती है। अब जिस लोकेशन पर एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे सबडक्ट होकर सिंक हो जाती है वो लोकेशन कहलाती है सबडक्शन जोन। इन प्लेट्स के बीच का ये कन्वर्जेंस 3 तरीकों से होता है। नंबर 1, बिटवीन एन ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट। जब ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती है तो डेंसर प्लेट लाइटर डेंसिटी वाली प्लेट के नीचे सबडक्ट कर जाती है। और हम पहले भी जान चुके हैं कि ओशनिक प्लेट की डेंसिटी कॉन्टिनेंटल प्लेट से ज्यादा होती है, तो इस केस में ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे सबडक्ट करेगी। अब जब ओशनिक प्लेट सबडक्ट हो जाने के बाद अर्थ के मेंटल में सिंक करेगी, जिस वजह से वो मैग्मा में जाकर मेल्ट होगी। देन इससे वोल्केनिक एक्टिविटी होगी। प्लेट्स के इस तरह के कॉलिजन से डीप ओशन में ट्रेंचेस और कॉन्टिनेंट्स पर माउंटेन रेंजेस का क्रिएशन होता है। नंबर 2, बिटवीन 2 ओशनिक प्लेट्स। जब कन्वर्जेंस 2 ओशनिक प्लेट्स के बीच में होगा, इस तरह के कन्वर्जेंस में भी एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे सबडक्ट कर जाती है, जिससे फॉर्मेशन होता है डीप ओशनिक ट्रेंचेस एंड वोल्केनिक आर्क्स का। बेसिकली इस प्रोसेस के दौरान फॉर्मेशन होता है वोल्केनिक आइलैंड्स की लंबी चेन का, और इन आइलैंड को ही आइलैंड्स या वोल्केनिक आर्क कहा जाता है। नंबर 3, कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। जब 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं तो इस तरह के कन्वर्जेंस में कोई भी प्लेट सबडक्ट नहीं करती है, बल्कि ऐसा होने पर 2 प्लेट्स के टकराव की वजह से अर्थ का क्रस्ट अपलिफ्ट हो जाता है, जिससे फॉर्मेशन होता है लार्ज माउंटेन रेंजेस का। अब इस टकराव की वजह से इंटेंस प्रेशर और हीट जनरेट होती है, जिससे अक्सर ऐसे रीजन में अर्थक्वेक्स आते हैं या क्रिएशन होता है फोल्ड माउंटेन का। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हिमालयन रेंजेस। लास्ट इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। इसमें ना तो कुछ प्रोड्यूस होता है और ना ही कुछ डिस्ट्रॉय, क्योंकि इस केस में प्लेट्स एक दूसरे के पास से हॉरिजॉन्टली स्लाइड कर जाती हैं। बेसिकली ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज तब बनती है जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर स्लिप हो जाए, और ऐसा कई जगहों पर होता है, जैसे कि कोकस प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ये आपस में एक दूसरे के सामने स्लाइड हो रही हैं, जिस वजह से अर्थक्वेक ऑरिजिनेट होते हैं। अब इनके स्लाइड होने का प्रोसेस बहुत सी चीजों से अफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, रोटेशन ऑफ द अर्थ भी कहीं ना कहीं इन प्लेट्स पर इफेक्ट डालता है, जिस वजह से ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज बनती हैं। तो ये थी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। बट क्या आपने कभी सोचा है कि इन प्लेट्स के मूवमेंट का रेट कैसे डिटरमाइन किया जाता है? हम जान चुके हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है, वो हॉरिजॉन्टली एस्टेनोस्फेयर के ऊपर फ्लोट करती हैं, और इनकी मूवमेंट की वजह से ही कॉन्टिनेंट्स हमें प्रेजेंट फॉर्म में नजर आते हैं। अब ये लिथोस्फेरिक प्लेट किस रेट से मूव करती हैं, तो इसका पता लगाने के लिए साइंटिस्ट बहुत से मेथड्स को यूज करते हैं, जिनमें से एक मेथड है मिड ओशनिक रिजेस की मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना। मिड ओशनिक रिजेस के पैरेलल रॉक्स में प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी कर
प्लेट्स के मूवमेंट के रेट को डिटरमाइन किया जाता है। पर कैसे? तो इसे थोड़ा डिटेल से जानते हैं। हमारे अर्थ के इंटीरियर में स्टोर मैग्मा में आयरन और बहुत से एलिमेंट्स के अलॉय पाए जाते हैं। और आपने अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जरूर पढ़ा होगा। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते रहते हैं और कई हजारों साल बाद ऐसा मौका भी आता है जब ये पोल्स रिवर्स हो जाते हैं। मींस अर्थ की पूरी मैग्नेटिक फील्ड उल्टी चलने लगती है। जनरली ये नॉर्थ टू साउथ रन करती है, बट रिवर्स होने पर ये साउथ टू नॉर्थ रन करने लगती है। इन पोल्स के रिवर्स होने के रिकॉर्ड को हम रॉक्स और ओशन में प्रेजेंट मिड ओशनिक रिजेस के पैटर्न से स्टडी कर सकते हैं। इस स्टडी को कहा जाता है पैलियोमैग्नेटिज्म। बेसिकली लावा के बाहर आ जाने के बाद जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है तो इसे ही इग्निस रॉक कहा जाता है। और इन्हीं रॉक्स को जियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं क्योंकि इन रॉक्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। क्योंकि ये रॉक्स कंटेन करती हैं आयरन। जैसे कि मिड ओशनिक रिजेस के दोनों तरफ जो स्ट्रिप्स बनी हुई हैं वो नॉर्मल और रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड की हैं। मान लीजिए जब अर्थ के इंटीरियर से मैग्मा बाहर आता है तो सी फ्लोर स्प्रेड करता है और फॉर्मेशन होता है मिड ओशनिक रिजेस का। अब जब ये मैग्मा बाहर आकर स्प्रेड करता है तो लावा निकलने के बाद कुछ इस तरह की डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाता है, जिससे अर्थ का मैग्नेटिज्म चेंज हो जाता है। अब दूसरे एरिया में लावा का डायरेक्शन अगेन चेंज हो जाता है। सेम इसी तरह का पैटर्न रिज के दूसरे साइड पर भी देखने को मिलता है। इन रिजेस के दोनों साइड पर रॉक्स में नॉर्मल और रिवर्स मैग्नेटिज्म देखने को मिलता है। तो जब भी हम मिड ओशनिक रिजेस के दोनों तरफ बराबर बराबर डायरेक्शन में जाते हैं तो हमें अल्टरनेट पोर्शन ऑफ लैंड देखने को मिलता है। साथ ही इन अल्टरनेट पोर्शन में नॉर्मल और रिवर्स मैग्नेटिज्म का एक पैटर्न भी देखने को मिलता है। मींस यहाँ मैग्नेटिज्म पैटर्न के फॉर्म में दिखाई देता है। साइंटिस्ट के द्वारा इन्हीं रॉक्स के अंदर मौजूद मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी कर प्लेट्स के मूवमेंट के रेट को डिटरमाइन किया जाता है। अब कौन सी प्लेट किस रेट से मूव करती है तो इसमें भी डिफरेंस देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आर्कटिक रिज, जिसका रेट सबसे ज्यादा स्लो है 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर से भी कम, जबकि ईस्ट पैसिफिक राइज नियर ईस्टर्न आइलैंड का रेट सबसे ज्यादा फास्ट है 15 सेंटीमीटर पर ईयर से भी ज्यादा। अब आते हैं फोर्सेस फॉर द प्लेट मूवमेंट पर। जब एल्फ्रेड वेगनर ने अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी प्रपोज की तो उस टाइम साइंटिस्ट बिलीव किया करते थे कि अर्थ एक सॉलिड मोशनलेस बॉडी है। बट जब सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट और प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी आई तब सबको ये पता चल पाया कि अर्थ का सरफेस कहीं ना कहीं टूटा हुआ है और अर्थ के इंटीरियर में ऐसा कुछ तो है जिस वजह से अर्थ का सरफेस मूव कर रहा है। इसी से ये भी पता चला कि अर्थ का इंटीरियर ना ही स्टैटिक है और ना ही मोशनलेस है। बेसिकली ये काफी ज्यादा डायनामिक है, इसीलिए ये प्लेट्स मूव करती हैं। अब ये वेल एक्सेप्टेड फैक्ट बन चुका है। अब इन प्लेट्स को मूव कराने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मोबाइल रॉक्स हैं जो सर्कुलर मैनर में मूव करती हैं और इनके सर्कुलर मूवमेंट के कारण ही ये प्लेट्स मूव करती हैं। मेनली अर्थ के इंटीरियर में प्रेजेंट हीटेड मटेरियल अर्थ के सरफेस की तरफ राइज होता है, ऊपर की तरफ स्प्रेड होने के बाद ठंडा होने के बाद नीचे की तरफ सिंक हो जाता है और ऐसा बार बार रिपीट होने की वजह से ही प्लेट्स मूव करती हैं और इसे ही कन्वेक्शन सेल या कन्वेक्शन फ्लो कहा जाता है। आप आई बटन पर जाकर इसका डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अर्थ के इंटीरियर में इतनी हीट आती कहां से है? तो इसके दो मेन सोर्सेज हैं। पहला, रेडियो एक्टिव डीके। हमारे अर्थ के अंदर पाए जाते हैं यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स के डिके होने से बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट जनरेट होती है। और दूसरा है रेजिडुअल हीट, क्योंकि अर्थ चारों तरफ से बंद है और अंदर प्रेजेंट रॉक एक दूसरे से टकराती रहती है तो वो भी बहुत ज्यादा हीट को जनरेट करती हैं। आर्थर हॉम्स पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस आइडिया को कंसीडर किया 1930s में और बाद में इसी आइडिया को इलैबोरेट करते हैं हैरी हेस, जो देते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। अब जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं कि अर्थ के इंटीरियर में मैग्मा का स्लो मूवमेंट ही ड्राइवन फोर्स है जिस वजह से प्लेट्स मूव करती हैं, मेनली जिसे कन्वेक्शन फ्लो कहा जाता है। अब तक हम क्लास 11 ज्योग्राफी के चैप्टर 4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट में बहुत सी थ्योरीज को जान चुके हैं, जैसे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कन्वेक्शन करंट थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग और प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में। ये वीडियो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है जिसमें हम जानने वाले हैं
मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। ये है इंडियन प्लेट, जिसमें शामिल है पेनिनसुलर इंडिया और ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का पोर्शन। बेसिकली इसे ही इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा जाता है। अब पहले जानते हैं इस प्लेट की बाउंड्री के बारे में। द सबडक्शन जोन along the Himalayas forms the northern plate boundary in the form of continent. मीन्स इसकी नॉर्दर्न बाउंड्री बनाती है वो सबडक्शन जोन, जहां इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है और इनके टकराव की वजह से ही हिमालयाज का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली यहाँ दो प्लेट्स का कन्वर्जेंस हो रहा है, मीन्स जहां दो प्लेट एक दूसरे से कोलाइड कर रही हैं। अब ईस्ट में ये प्लेट एक्सटेंड करती है म्यांमार के राकिन-योमा माउंटेन से जाते हुए जावा ट्रेंच तक। यहाँ हम कह सकते हैं कि पैसिफिक प्लेट का वेस्टर्न मार्जिन इंडियन प्लेट से टच करता है। इस प्लेट का वेस्टर्न मार्जिन फॉलो करता है पाकिस्तान के कीर्थर माउंटेन और इसके साउथ में लाई करती है अंटार्कटिका प्लेट। अब इंडियन प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट के बीच में रिज देखने को मिलती है। बेसिकली जहां इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नॉर्थ में कन्वर्जेंस देखने को मिलता है, वहीं इस प्लेट के साउथ में प्लेट्स का डाइवर्जेंट देखने को मिलता है। इसीलिए इंडो ऑस्ट्रेलियन और अंटार्कटिका प्लेट की बाउंड्री के बीच रिज देखने को मिलती है। मेनली ये बाउंड्री वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जाते हुए न्यूजीलैंड में मर्ज हो जाती है। तो ये थी इंडियन प्लेट की बाउंड्रीज। अब जानते हैं इंडियन प्लेट के नॉर्थवर्ड मूवमेंट के बारे में। करीब 225 मिलियन ईयर्स अगो इंडिया एक बड़ा आइलैंड था जो सिचुएटेड था ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पर। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में इसके बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं, जिसमें हमने बात की थी कि अल्फ्रेड वेगनर के अकॉर्डिंग पहले सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था, पेंजिया। देन ये पेंजिया दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, जिससे बनता है लोरेशिया और गोंडवाना लैंड, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसी गोंडवाना लैंड का पार्ट थी। मेनली ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पैरेलल था इंडियन आइलैंड, और मेनली इंडो ऑस्ट्रेलियन और एशियन प्लेट के बीच में लाया करता था टेथिस सी। करीब 200 मिलियन ईयर्स अगो इंडियन प्लेट अपनी नॉर्थवर्ड मूवमेंट शुरू करता है, जब पेंजिया ब्रेक करना शुरू कर देता है, और करीब 40 to 50 मिलियन ईयर्स अगो इंडियन प्लेट एशिया से कोलाइड करती है और फॉर्मेशन होता है हिमालयाज का। इंडियन प्लेट के मूवमेंट को इस फिगर में देखा जा सकता है। अब जैसा कि हमने पहले भी कहा कि इन प्लेट्स के बीच में पहले लाया करता था टेथिस सी, बट ये टेथिस सी गया कहाँ? मेनली जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, तब इसी सी की जमीन अपलिफ्ट होने से हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ। आज से करीब 140 मिलियन ईयर्स पहले इंडियन सबकॉन्टिनेंट 50 डिग्री साउथ पर लोकेटेड था, यानी इक्वेटर से काफी नीचे। इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट की तरफ मूवमेंट के दौरान एक और मेजर इवेंट हुआ। जैसे कि हम पहले भी जान चुके हैं कि हमारी अर्थ में अलग अलग जगह पर हॉटस्पॉट होते हैं जहां कन्वेक्शन करंट ज्यादा फ्लो करते हैं, जिस वजह से इन रीजन में वोल्केनिक इरप्शन ज्यादा होते हैं। जब इंडियन प्लेट ने नॉर्थवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करना शुरू किया, तब ये प्लेट एक ऐसे हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरी। इसी दौरान उस हॉटस्पॉट पर वोल्केनिक इरप्शन हुआ, जिससे लावा बाहर आया और ये लावा इंडियन प्लेट पर स्प्रेड हो गया और फॉर्मेशन हुआ डेक्कन ट्रैप का। इसकी शुरुआत हुई करीब 60 मिलियन ईयर्स अगो और ऐसा एक लंबे समय तक होता रहा, और करीब 40 मिलियन ईयर्स अगो ही इंडियन और यूरेशियन प्लेट टकराती है और हिमालयस का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये प्रोसेस आज भी कंटिन्यू है। मींस इंडियन और यूरेशियन प्लेट आज भी कन्वर्ज कर रही है, जिस वजह से हिमालयस की हाइट आज भी बढ़ती जा रही है। हिमालयस का फॉर्मेशन को और डिटेल से जानने के लिए आप आई बटन पर दिए गए वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। तो ये था चैप्टर 4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट का लास्ट पार्ट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर, डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।